आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन की उड़ रही अफवाहों के चक्कर में कि 15 तारीख से कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, इसके चलते कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर को पलायन कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हो गया तो हम लोग घर कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले ही हम लोग निकल आए, क्योंकि हम लोग ईंट बनाने का काम करते थे। जिस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे उस ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए और साइन भी करा लिए। हमारे पास भी इतना पैसा नहीं रहा और ना ही कोई मदद हमको सरकार से मिली है और ठेकेदार ने कह दिया कि अपने घर पर चले जाओ। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बस या ट्रेन से जा सके, जबकि हम जहां भट्टे पर काम करते हैं वहां से कोई वाहन भी नहीं जाते। इसलिए मजबूरी में ट्रक से अपने घर उत्तर प्रदेश बदायूं जा रहे हैं। भले ही सरकार ने प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ट्रेन और बसें चला रखी हैं, उसके बावजूद भी दिहाड़ी मजदूर ट्रकों से यात्रा कर रहे हैं। जिस तरीके से ये प्रवासी लोग ट्रक में भरकर जा रहे हैं उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और ना ही ट्रकों में बैठे लोगों के मुंह पर मास्क था। इस तरीके से तो इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कैसे हो पाएगा। मगर इस तरह की अफवाहों से प्रवासी लोगों पर असर जरूर हो सकता है, जिससे सरकार की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे मजदूरों को किस तरह से समझा पाएगी। ईंट थापते हो। हाँ। तो ये बताइए, लॉकडाउन चल रहा है और लोग है, आपके लिए बस की व्यवस्था कराया है, ट्रेन की व्यवस्था है, उसमें आप क्यों नहीं आ रही? नहीं, वहाँ हमारा मालिक भेजा कि 15 तारीख से लॉकडाउन बंद हो जाएगा। 15 तारीख से? हाँ, और अब अभी मैं गाड़ी दोबारा कर रहा है। हाँ, वो वहाँ से हमको भेज दिया, पास बनवाया, पास बनवा के और गाड़ी में हमको गाड़ी करके भेज दिया साहब। कितने लोग हैं तुम? हम 40 आदमी। अरे सरकार ने कोई मदद की नहीं आकी आपकी? कोई मदद नहीं कर। हमारे पास टूट है गई, 1 रुपया खाने को नहीं दिया। पैसा दे रही है आपको, पैसा भिजवा रही है, 500 रुपया 1000 रुपया, आपको पैसा मिला नहीं मिला? काम में मिला होगा साहब, प्रदेश में मालिक ने जबरदस्ती काम करवा के हम लोगों से 20 जगह साइन करवाया हम लोगों को। 1 रुपया नहीं। किसी का 20,000 है, किसी का 40,000 कह रहा है कि तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, आने नहीं देता था माऊ जी हम लोगों ये को। बताइए, आप जिस जगह काम करते थे वहाँ से पैसा आपको दिया नहीं दिया? आपको नहीं मिला। हम लोगों की टूटी ही निकल गई, काम ही नहीं हुआ। आज का जो खुराक देता था। गाड़ी आई है, वहीं से आई है, कहाँ से आई गाड़ी? वहीं से इलाहाबाद से आई है, सिरसा के पास इलाहाबाद पड़ता है। ठेकेदार नहीं दिए? क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है रामू। रामू वही रहता है वो? रहने वाला वहीं का है वो? नहीं, हमारे हैं यहाँ का। ठेकेदार का नहीं, वो ठेकेदार मालिक का नाम है राजेश। अरे कुछ खाने को मिला रास्ते में? नहीं मिला आपको? क्या चाहोगे? किसी का 40,000 है, किसी का 50,000, उनको 20,000 निकल गए। बाकी रह गया? बाकी नहीं। क्या कहना चाहोगे? स्टाम्प में साइन करवा लिया हम लोगों से कि तुम्हें पैसा लगेगा, दूसरे साल आओगे भट्टे में तो हमारा पैसा दोगे। 5 जगह स्टाम्प में हमसे साइन करवाया है, काम करवाया है और जबरदस्ती 3 दिन भूखे पड़े रहे। हम लोगों को खर्चा तक नहीं दिला। जा रहे हो आप? अब बांधा जा रहे हैं। बांधा जा रहे हैं? हाँ जी साहब। कितने लोग हुए इसमें? हम इसमें 50-60 आदमी हैं। तुम्हारे बच्चे भी हैं? आप सब परिवार सहित हैं। हाँ जी साहब। सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार के लिए है कि हमारे लिए छुट्टी से मिल जाए ठेकेदार से, कि हमारा पैसा न लगे। गरीब आदमी कहाँ न घर में खाने के लिए है, ना यहाँ खाने के लिए। हमको ट्रेन में क्यों नहीं? आप ट्रेन चल रही, बस चल रही, उसमें क्यों नहीं आए? मालिक ने कहा है कुछ नहीं कि हम किराया भाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ना हम व्यवस्था कर पाएंगे। अनिम साल तुम्हें रुकना पड़ेगा, यहीं अपना रहो। उधर से ट्रेन चल रही है तो हम लोग हाथ पाँव बिनती उससे जोड़ा मालिक से। ट्रेन चल रही है, हमें किराया दो, ते भी ट्रक का किराया दिया है। हमको ट्रक का किराया हमको लगना है। हरियाणा में काम करते थे? हरियाणा में सिरसा में ईंट थापते थे? ईंट? हाँ जी साहब, काम करते हैं। शनिवार को कस्बा गोकुल में एक स्थानीय गेस्ट हाउस में ब्रज मंडल के सभी देवालयों के सेवायात और ब्रज के प्रमुख कथावाचकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा कथावाचक मुरारी बापू द्वारा ब्रज के आराध्य श्री कृष्ण बलराम के प्रति की गई टिप्पणी के विरुद्ध में ब्रज के प्रमुख देवालय नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जतिपुरा, चंद्र सरोवर, गोकुल, बलदेव, मथुरा, वृंदावन के सभी प्रमुख देवालयों के सेवायात एवं प्रबंध कमेटी के प्रतिनिधि प्रमुख संतों से पूर्णदास महाराज जी से मुलाकात की और मुरारी बापू के घोर निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुरारी बापू द्वारा ब्रजमंडल में आकर ब्रज के संतों के मध्य माफी मांगी जाए।
अन्यथा ब्रजमंडल के सभी मंदिरों के सेवायात पुजारी एवं ब्रज के वासियों द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर गोकुल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह सभी लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि जब तक मुरारी बापू आकर ब्रजमंडल में माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको माफ नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखते हुए बताया कि मैं आचार्य हरिमोहन गोस्वामी, सेवायत नंदबाबा मंदिर नंदगाम, और मेरे साथ हमारे प्रवीण गोस्वामी जी, सेवायत बरसाना मंदिर श्री लाडली जी। जो मुरारी बापू जी का प्रसंग चल रहा है, जिसमें उन्होंने हमारे आराध्य कृष्ण बलराम का अपमान किया है, राधा रानी का अपमान किया है, और कथा की पीठ पर बैठकर के इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम एक साधारण मानव थे। उसी के विषय में आज वृंदावन पूज्य मधुपीठ ईश्वर श्री राजेंद्र दास जी से वार्ता हुई। उन्होंने ब्रजवासियों का स्वागत किया और उन्होंने ये कहा कि हम अपने आराध्य की निंदा किसी प्रकार भी नहीं सुन सकते। उसी विषय में सुदामा कुटी के महंत श्री सुदीक्षण दास जी के पास में गए। उन्होंने भी कहा है कि ब्रजवासियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम आपके साथ हैं। और आज अभी हम गोकुल में रमण रेती में पूज्य गुरु शरणानंद जी के पास में गए। उन्होंने भी ये कहा है कि मैं ब्रजवासियों के साथ हूँ और सभी ब्रजवासियों के साथ में संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और मुरारी बापू या तो हमारे ब्रज के मंदिरों पे आकर क्षमा प्रार्थना करें और ये कहें कि हमने जो भगवान के प्रति अपशब्द कहीं अपराध किया उसके लिए क्षमा मांगते, नहीं तो हमारा ब्रजमंडल शांत नहीं बैठेगा। हम अपने आराध्य का किसी भी प्रकार अपमान सहन नहीं कर सकते। यह जो मुरारी बापू ने अपनी कथाओं में कुछ असंगत बातों को भगवान को लेकर के कुछ निंदनीय शब्दों का जो प्रयोग किया है, भावों का प्रयोग किया है, उसको लेकर के हमारे पूरे ब्रजमंडल से नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, दाऊदी, वृंदावन, मथुरा आदि सभी तीर्थ स्थलों से यहाँ उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं और इस बात पर क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं मुरारी बापू जैसे शीर्षस्थ वक्ता को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए था। और यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ अनर्गल बोला है दाऊ जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, और जो अल्लाह अल्लाह, मोला मोला आदि आदि हमारे विधर्मी नामों का उच्चारण करके हमारे धार्मिक व्यास मंच पर बैठ कर के जिस प्रकार का उन्होंने ये कृत्य किया है, इसको लेकर के सभी के मन में क्षोभ था और सभी की यही आकांक्षा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, यद्यपि उन्होंने 3 बार क्षमा याचना की है, तथापि जो उन्होंने बोला है उसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया कि ये मैंने अनर्गल बोला है, ये मैंने अपने मन से बोला है और जो मैंने बोला है इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। तो हम इसी संदर्भ में यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि उनको इस बात पर क्षोभ व्यक्त करना चाहिए। नहीं करते हैं तो हम लोग उसके लिए जो भी अग्रिम कार्रवाई यथासंभव हो सकेगी, कानूनी या सामाजिक, उस कार्रवाई को करेंगे। जैसे श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा रानी ब्रजवासियों की हैं और हम ब्रजवासी हम अपने ठाकुर जी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत मुरारी बापू के द्वारा हमारे ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया श्री बलराम जी को नशेबाज बताया गया है और राधा रानी के बारे में भी गलत टिप्पणी की गई है। हम इसका धुर विरोध करते हैं। मैं मुकुट मुखारविंद मंदिर 10 विसा ब्राह्मणान गोवर्धन का रिसीवर हूँ। आप जतीपुरा से हैं, आप गोवर्धन से हैं, आप चंद सरोवर से हैं और ब्रज के अनेक तीर्थ देवालयों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब लोग ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि मुरारी बापू को ब्रज में आकर हमारे श्री दाऊ दादा के आगे दाऊ जी में, नंदगाम में, बरसाने में आकर के क्षमा मांगनी पड़ेगी। आज यदि ये मुरारी बापू ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में और कथावाचक भी भगवान के बारे में अनर्गल वार्तालाप करेंगे, जो ब्रजवासियों के द्वारा कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। हम आप लोगों के प्रेस वालों के माध्यम से अपनी बात सभी पे पहुंचाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण विश्व में सबके आदर्श हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, उनके बारे में अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए। आज जो आपको बैठक का बृहद रूप, प्रतिनिधि रूप में दिख रहा है, ये 2 दिन पूर्व पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल के देवालय के प्रमुख सेवायत एवं प्रबंध तंत्र की संयुक्त प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें श्री मुरारी बापू जी द्वारा जो सनातन धर्म पर जो टिप्पणी अभद्र रूप से की गई है, उसका सभी विरोध कर रहे हैं, सभी खंडन कर रहे हैं। सबकी एक सूत्रीय मांग है। आज इसके लिए श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रमण रेती वाले महाराज जी के पास सभी लोग संयुक्त रूप से आए और कहा कि हमारी 2 बातें हैं। आप हमारे ब्रज के लाडले संत हैं,
आप हमारी बात को, इस बात की शर्त है कि वो आएँ, ब्रज में पहले माफ़ी मांगें और ब्रज के प्रमुख सभी देवालयों में जाएं और गलती मान करके लोटपोट होकर के डंडौती करके क्षमा मांगे, अन्यथा आपके विरुद्ध में सभी रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार है। आज जो मीटिंग हुई है वो मुरारी बापू की जो विज्ञप्ति दिया है उन्होंने कि भगवान जो कन्हैया थे वो तो आदमी था, वो तो फैल थे एकदम, और जो बलराम जी थे हमारे सबके आराध्य ब्रज के राजा, उनको वो बोल रहे हैं कि वो दारू पीते थे, और ये उनकी बात कोई अच्छी नहीं है। और जिस ब्रज में वो आते हैं, ब्रज में कन्हैया ने सबको भक्ति दी है और जिस भक्ति से सभी लोग उनका गुणगान करते हैं, और ऐसे मुरारी बापू जो विद्वान होकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वही अपने मुख से ये बोल रहे हैं कि भगवान कन्हैया ऐसे थे और भगवान कन्हैया तो लायक ही नहीं थे, वो तो एक आम आदमी थे, और आदमी ने ऐसा फैल आदमी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी व्याख्या बोलने के लिए। और ये हम सब आंदोलन कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि मुरारी बापू को ब्रज में आके सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो ब्रज के राजा हैं, दाऊ जी हैं, गोकुल नंद बाबा का मंदिर है, बरसाना है, राधा रानी का है, नंद बाबा का मंदिर है, गिरिराज जी हैं, यहाँ सब जगह आएँ और सभी मंदिरों में अपनी ढोक लगाएं और ये सभी ब्रजवासियों से भगवान से क्षमा मांगें कि मेरी सद्बुद्धि पे कुछ असर हो गया था, इसलिए मेरे मुख से ये निकल गया। मैं समस्त ब्रजवासियों से और भगवान कन्हैया से, बलराम से, राधा रानी से क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे सब ब्रजवासी माफ़ कर दें, तभी उनका उद्धार होगा, अन्यथा उनके खिलाफ सभी ब्रज में इतनी भी हमारी जगह हैं, सभी जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएंगी। शेरगढ़ थाने के राहनेरा गांव में राशन डीलर के द्वारा कालाबाजारी करने का एक और नया तरीका सामने आया है, जिसमें राशन डीलर पिछले 4 साल से एक लाभार्थी के राशन कार्ड में 5 यूनिट जोड़कर उसके राशन का कालाबाजारी कर रहा है। शासन प्रशासन में लगातार शिकायतों के बाद भी राशन डीलरों की कालाबाजारी नहीं थम रही। कालाबाजारी करने का कार्य अब तो राशन डीलर कालाबाजारी करने के मास्टरमाइंड हो चुके हैं, जो शासन प्रशासन के द्वारा भी पकड़े नहीं जा रहे। गांव के ऐसे दबे कुचले वर्ग को अपना निशाना बनाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके राशन कार्ड में अन्य कई सारी यूनिटें जोड़ देते हैं। हाल ही में राहनेरा के रहने वाले कालीचरण, जो कि परिवार में अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है ना उसके बच्चे हैं, मगर राशन कार्ड सरकार द्वारा दर्ज आंकड़ों में उसका परिवार 5 लोग हैं। आइए दिखाते हैं इस काले सच की सच्चाई। लक्ष्मी नाम से एक राशन कार्ड पात्र गृहस्थी, जिसका राशन डीलर योगेंद्र प्रसाद राधेरा ने कालीचरण की पत्नी लक्ष्मी भूदेवी, काशीश मनु, पुत्री राजेश सिंह के नाम से 5 यूनिट का राशन कार्ड बना रखा है। राशन डीलर अपनी कालाबाजारी को अंजाम देने के लिए 1 यूनिट का माल देकर 4 यूनिट का पिछले 4 सालों से कालाबाजारी कर रहा है। ना ही उसे शासन प्रशासन का कोई खौफ है और शिकायतकर्ता का तहसील प्रांगण में बैठे हुए अमीन दीपक भारद्वाज का सहारा लेकर तहसील स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से सेटिंग कर यह कालाबाजारी चल रही है। जब भी कोई शिकायत आती है तभी अमीन दीपक भारद्वाज उसे तहसील स्तर के अधिकारियों को ब्रीफ करा देता है और उसके बाद आज तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिर ऐसा क्या कालाबाजारी में अधिकारी भी शामिल हैं? देखिए शिकायतकर्ता की दर्द भरी दास्तान। नंबर को नाम दूसरे नंबर पर कर दो, मुँह पे पा रखना बच्चे तो मतलब मुँह नाम कौन के आ गए, मतलब MLA पे लिखवा ला, MP पे लिखवा ला, मैं छाते ये रहा छाते बार के पुलिस में जाओ, अब कहाँ जाऊँ साहब मैं। राशन कौन देता है? राशन मेरा नाम गाँव राधे रहो है। आपका नाम क्या है? नाम कालीचरण है। आप यहाँ कैसे आए हो? आप यहाँ कैसे आए? 2 घंटा है गए ऐसे चुहाव है जब कछु होगा। कैसे आना हुआ? आना कैसे किस काम? मैं गांव से आया हूँ, प्रधान सब पंचायत जोड़ ली कर ले कछु ना आया। नो कह दिया 5 किलो मिलेगा, वैसे दान मुझे ले जा ना तो मुझे। कौन कहता है? दुकान वालों कह 5 किलो ले जाकर। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम? हाँ इन्होंने घोटालों को उजागर करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार का खुद घोटालों से जुड़ना बताया जाने लगा है। यही कारण है विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी एक बार फिर मुद्दा मिल गया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी के द्वारा शिक्षा भर्ती में बड़े घोटाले होने का दावा किया है। यही कारण है जगह जगह कांग्रेस के सहयोगी छात्र दल NSUI ने भी मामले को पकड़ लिया है और छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए मैदान में उतर गया है। जगह जगह छात्रों के द्वारा मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं और शिक्षक भर्ती की जांच कराने की आवाजें अब उठने लगी हैं।
आज NSUI जिला अध्यक्ष ने सरकार के द्वारा की गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जांच CBI से करवाने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से जो लोग कुछ नहीं जानते वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर टॉपर बन गए और जो दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आज ऐसे लोग पास होने की कतार में भी शामिल नहीं हो पाए। आखिर क्या वजह रही जो शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया? लेकिन सरकार को इसकी खबर तक नहीं लगी। साथ ही NSUI के जिला अध्यक्ष हनी यादव के द्वारा मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्रों के द्वारा मांग की गई जिस तरह से 2013 की पुलिस की भर्ती को रोक दिया गया था, एक बार फिर उस भर्ती को पूरा किया जाए। साथ ही शिक्षकों की भर्ती की जांच कराई जाए, क्योंकि कुछ लोग तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का नाम नहीं जानते, लेकिन आज वो लोग 142 नंबर लाकर फर्स्ट आ गए हैं। आखिर कैसे हुआ ये सब? इन सब बिंदुओं की जांच के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए NSUI आगे आया है। उनके द्वारा कहा गया है, मेहनत करने वाले युवाओं के साथ छलावा नहीं होने दिया जाएगा। उनके द्वारा सरकार से मांग की गई है, जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की CBI जांच कराई जाए, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। अभी जो सरकार द्वारा 59,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा के अधिक टॉपर जो अंक पाए हैं, 142 अंक जिन्होंने पाए हैं, उन्हें अपने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता है। तो इसको लेकर पूरी तरह ये भ्रष्टाचार से भरी हुई है। तो इसी पर हम मांग करते हैं कि इधर CBI जांच की जाए तथा 2013 में जो रेड की पुलिस की भर्तियाँ हुई थी उनको भी पूरी तरह बहाली की जाए। उन्होंने जब धरना दिया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो ये पूरी तरह वो है। और हम राज्यपाल जी को कमिश्नर साहब के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं और इनके इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है और इस पर जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे। देखिए, आज प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो घोटाला अभी सामने आया है, जिसमें कि 142 अंक जो टॉपर हैं उनको देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता है। तो ये व्यापम के तर्ज पर जो प्रदेश में घोटाला हुआ है उसको लेकर के हमारी मांग है। माननीय राज्यपाल महोदया को हमने एक ज्ञापन अभी मंडलायुक्त साहब के माध्यम से भेजा है। हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच कराई जाए और इसमें जल्द से जल्द जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। और साथ ही जो 2013 में यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी, अभी तक वो भर्तियां पूरी नहीं हुई। जब उन छात्रों ने योगी सरकार के सामने लखनऊ में जाकर के अपना अधिकार मांगा तो उनको डंडों से पीटा गया और उन्होंने आज तक अपने मांगों को लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उनकी सुध को लेने वाला कोई नहीं है। तो आज हमारी एक और मांग है कि जो 2013 की जो रिक्त भर्तियां हैं यूपी पुलिस के लिए, उनको भी सरकार जल्दी से जल्दी भरे और युवाओं को रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? अनुशेष शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ। वृंदावन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ हत्या पर पारित किए गए अध्यादेश को लेकर ब्रज के सभी संत महात्मा भागवत आचार्य में अत्यधिक खुशी छाई हुई है, क्योंकि गायों की हत्या बढ़ती जा रही थी। इसके रोकथाम के लिए अध्यादेश लाना अत्यंत आवश्यक था। इसी श्रृंखला में अटलाचुंगी गांधी मार्ग स्थित अमरनाथ धाम के भागवत प्रवक्ता अनुराग शास्त्री ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया, साथ ही हर्ष व्यक्त किया। और व्यासपीठ पर बैठे अज्ञान बाबा सरकार द्वारा संसार में बोले जा रहे अपशब्द को लेकर अनुराग शास्त्री ने बताया कि मैं समस्त वैदिक यात्रा परिवार पूरे भारतवर्ष की ओर से ही यह साधुवाद देता हूँ आदित्य योगीनाथ जी को, जो उन्होंने ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, वामदेव जी, अनेक संतों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, जेल में बंद हुए हैं, अपने देह को भी पीड़ित किया, मन को भी पीड़ित किया, संपूर्ण जीवन लगा दिया। यह उत्तर प्रदेश में आया, ये भारतवर्ष में आना चाहिए। हमारे यहाँ पर जब तक दंड संहिता मजबूत नहीं होगी, शास्त्रों में हमारे यहाँ दंड संहिता का विधान है, जब तक दंड संहिता मजबूत नहीं होगी तब तक अपराधी नियंत्रित नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से गौ हत्या पर 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना अंग भंग करने पर, इससे कम से कम 1000 बार सोचेगा कि हमें ये अपराध नहीं करना। हम लोगों के लिए गाय माता है, उनके लिए व्यापार है, लेकिन जब व्यापार पर ही बट्टा लग जाएगा तो संभवतः हमारी गाय माता सुरक्षित होंगी। नहीं, जिस प्रकार से चारों तरफ गौशालाएं खुल रही हैं और जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ इस पर प्रचार प्रसार भी हुआ है, मतलब गौशालाओं को खुलने पर गौ हत्या बंदी भी हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी और इससे बेहतर होने की आवश्यकता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में ही ये गोपाल की भूमि है, जहाँ पर हम गायों को सड़क पर भटकता हुआ देखते हैं, नंदी को भटकता हुआ देखते हैं,
यह भी अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में गौशाला के लिए प्रावधान कर दिया है, गौशाला भी है, उसके बाद भी यदि सड़कों पर गाय भटक रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई ना कोई लापरवाही है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि गोपाल की गाय सड़क पर मारी मारी ना डोले। हाँ, शास्त्री जी अब ये बताइए कि एक मतलब आजकल एक बड़ी विडंबना हो रही है कि व्यासपीठ से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल देता है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में बड़ा उसका वो होता है वायरल वगैरह, और उस बड़ी एक गलत संदेश जा रहा है सनातन धर्म के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब घरों में दीमक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और छिपकली और कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आजकल एक सिस्टम चलता है पेस्ट कंट्रोल का, उसको जड़ से ही समाधान करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर ऊपर समाधान कर दें तो ये जितने कॉकरोच और ये छिपकली और ये सब के सब आ गए हैं ना, ये दीमक घुस गई है, ये खोखला कर देती है, समाधान कुछ नहीं हो रहा। आज जो परंपरा से भागवती बनते थे, जो परंपरा से कथावाचक बनते थे, जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्रम भी किया था, वह सबकी सब परंपराएं तो अब लुप्त सी होती जा रही हैं। और अनेक कथा के क्षेत्र में वह जो अनधिकारी प्रवेश कर रहे हैं, यह भी सनातन धर्म का व्यासपीठ पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। आज देखा जाए तो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में ही लोग कथा तैयार करके सोचते हैं, टेप रिकॉर्ड से सुन लिया और सोचे अब कथा करने लग जाएंगे। वे लोग धन के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए, अपना नाम करने के लिए वह कथा कर रहे हैं, धर्म के लिए कथा नहीं कर रहे। और जब कथा धर्म के लिए ना होकर केवल धन के लिए कथा होगी, यश कीर्ति के लिए होगी, तो धर्म का पतन तो होगा ही होगा। क्योंकि हम जिसका तिरस्कार करते हैं उसका पतन होता है, और जिसका प्राश्रय देते हैं जिसको, उसका उत्थान होता है। हमने धर्म का तिरस्कार यदि किया है तो धर्म का पतन जरूर होगा, और धन का आश्रय प्राश्रय, हमने धन को ही महत्व दिया तो धन की वृद्धि होगी। आज देखा जाए तो धन तो खूब बढ़ रहा है लेकिन धर्म घट रहा है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि हमारे यहाँ पर शिष्यई प्रशिष्यई तशिष्यई प्रशस्ते शाखिनो भवन, हमारे यहाँ परंपरा है कि कैसे भागवत की परंपरा उतर करके धरती पर आई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सूत जी को, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को, शौनकादिक ऋषियों ने हमारे गुरुजनों को, हमारे गुरुजनों ने हमको। इस प्रकार से ये परंपरा बह करके आ रही है। लेकिन आज के समय जो जैसा है, जिसका अधिकार नहीं है। और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आज जो ब्राह्मणेतर भी कथा में कूद गए हैं, यह भी सनातन धर्म की, हमारे मलुपीठ वाले महाराज जी कहते कि भैया जितना बड़ा धर्म, जितनी बड़ी धर्म की हानि व्यासपीठ के द्वारा की गई है, उतनी बड़ी हानि कहीं नहीं की गई। इसलिए व्यासपीठ सुरक्षित होनी चाहिए, इसकी एक आचार्य संहिता बननी चाहिए, किन को अधिकार है, किन को अधिकार नहीं है, और किस प्रकार से अध्ययन करके, परिश्रम करके वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी बने। इस बात की एक व्यवस्था महापुरुषों के द्वारा बननी चाहिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही अन्य सुझाव भी दिए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम मथुरा वृंदावन सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के साथ ही कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। ऐसा ही नज़ारा शनिवार को रमणरीति मार्ग स्थित ठाकुर जी आश्रम के समीप देखने को मिला, जहां मोबाइल शौच वाहन की टंकी लीक कर रही थी, जिसके चलते मोबाइल शौच वाहन का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था, जो कि नागरिकों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब इस बारे में स्थानीय व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बताया कि पानी बह रहा है, रही है, पानी ना जाए खराब पड़ी है। इसमें लोग पानी लेके जाना पड़े अंदर, और साफ सफाई ना है, इसमें साफ सफाई नहीं होती, गंदा पानी सड़क पे बह रहा है। इसमें तो कोरोना का भी इसमें प्रकोप चल रहा है, उसकी तो ध्यान नहीं दे रहा नगर निगम, कोई ध्यान नहीं। तथा कथित पत्रकार के ऊपर दबंग परिवार के लोगों ने किया युवक के ऊपर घर चाकू से जानलेवा हमला। दरअसल अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के गांव का रहने वाला युवक रिंकू ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पत्रकार के रूप में एक अखबार में कार्य करता है। घटना उस वक्त की है जब रिंकू अपने घर से खेत पर सुनसान जंगल के सहारे किसी काम के लिए जा रहा था। तभी पीछे से दबंग परिवार के पिता और पुत्रों द्वारा युवक रिंकू के ऊपर लाठी, डंडों और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही युवक के ऊपर धार चाकू से हमला हुआ, युवक की चीखें सुनने के बाद खेतों में काम कर रहे दूसरे मजदूरों ने मौके पर पहुंचकर दबंग लोगों के कब्जे से युवक को जब छुड़ाने की कोशिश की गई तो दबंगों ने छुड़ाने आए युवक के ऊपर भी कातिलाना हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले के बाद घायल युवक ने घटना की सूचना इलाका पुलिस को दे दी।
इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद घायल युवकों को उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भेज दिया। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, पवन वेग पेपर से, हाथरस से जो प्रकाशित है। क्या मामला हुआ है? मामला ये था, कुछ एक सूर्यकांत नाम का लड़का जो काफ़ी समय से मेरे साथ मारने के लिए कोशिश किया है। मेरे घर पर भी कई बार उसने हमला किया है। मैंने पुलिस को भी सूचित किया था, तहरीर भी दी थी थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कुछ उसने मेरे नंबर पे कॉल किया कि कुछ काम है। मैंने उसके फादर से शिकायत की कि मेरे पास ये कॉल कर रहा है, इसको समझा दो। तो उसके फादर और वो तीनों लड़के थे, वो मेरे पर मारपीट करना शुरू कर दिया। चाकुओं से मेरे चोट भी आई है। कई बार उनको बोला भी था पुलिस से भी, लेकिन कोई वो नहीं हो रही है कार्रवाई अभी तक। आपका कोई पुराना विवाद चल रहा है? मेरा कोई पुराना विवाद नहीं था। तो फिर इसने इस तरह की हरकत क्यों करी? पता नहीं किस बात से चिढ़ा हुआ है मेरे से। उसकी पूरी फैमिली मेरे को मारने के लिए हाथ। अभी कितने लोगों ने मारा? मेरे को 5 लोगों ने मिलकर मारा है। उसके दोनों भाई, उनकी लड़की और दोनों बेटे थे उनके। किस चीज से मारा है? स्टील वगैरह थी और चाकुओं से मारा है। हाथों में चाकू के निशान है। मारने की पूरी होती कि आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। फिर मैंने 100 नंबर को फोन किया, वहाँ पे पुलिस पहुंची। ये वारदात आपके साथ घर पर हुई थी या घर के बाहर? घर से बाहर। मैं रास्ते में अपने खेतों पे जा रहा था, तो रास्ते पीछे से चुपट के उन्होंने पीछे से हमला किया। मेरे कहाँ का मामला है? ये गांव का ही, मुजफ्फरा गांव का मामला है। थाना कौन सा लगता है? थाना जमा लगता है। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी? मैंने कई बार पुलिस वाला तहरीर भी दी थी, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। बोल देते हैं अब कोई नहीं होगा, जाते हैं आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती इसमें। अभी आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करके आए? मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी कहाँ हैं आप? मैं अलीगढ़ आया हूँ, मलखान सिंह हॉस्पिटल में। इसको मार पीट रहे थे 5-6 लोग। मैं गांव में जैसे गांव से घर से जा रहा था तो देखा इसको 4-5 लोग पीट रहे थे, तो मैंने इसको बचाया। किसको मार रहे थे? रिंकू शर्मा को। तो कौन सा गाँव है, क्या है? मुजफ्फरा गाँव। कितने लोग होंगे जो रिंकू मार रहे थे? 5-7 लोग थे, चुपके पड़े थे इसको मार पीट में। क्या चीज़ थी यहाँ? अब इतना तो नहीं देखा मैंने, पर इसको बचाने में नहीं देख पाया क्या चीज़ थी, किससे मार रहे थे। पर चिल्लाने से वो लोग भाग गए वो। अभी आप इनको कहाँ लेकर आए? इनको यहाँ मलखान सिंह हॉस्पिटल। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जैत पुलिस मौके पर पहुंच गई और आशा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक प्रकार से कर रही हैं, लेकिन जब वे अस्पताल में किसी प्रसूता को प्रसव के लिए लेकर आती हैं तो उनके साथ अस्पताल कर्मी ठीक व्यवहार नहीं करते। वह उन्हें अस्पताल के अंदर तक नहीं घुसने देते। बगैर सुविधा शुल्क दिए उन्हें समय पर मानदेय भी नहीं मिलता। गांव तरौली निवासी आशा गुड्डी देवी का कहना था कि उन्हें 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। जब वह मानदेय की बात करने अस्पताल आती हैं तो उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टरका दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं ने बीएसपी अमित कुमार पर सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना था कि अमित कुमार बगैर सुविधा शुल्क लिए किसी का मानदेय जारी नहीं करता। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुनीन्द्र सिंह ने जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एएनएम द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट समय पर नहीं दी गई है। एएनएम द्वारा बरती गई लापरवाही को ध्यान में रखते हुए उसके निलंबन की संस्तुति भी की गई। भैया मेरी समस्या ऐसी है, मैं ये डिलीवरी लेके आती हूँ तो मैं मैडम से बोलती हूँ मैडम मेरी डिलीवरी देखो, तो मैडम छूटते ही ये कहती है अरे इसके ये जांच नहीं है वो जांच नहीं है, और क्या कहते तब बहन जी उससे पूछा बहन जी देख लो कि अच्छा हो जाएगी, इतना दिला देना 2000 दिला देना तो डिलीवरी हो जाती है, और नहीं वो हाथ ही नहीं लगाती हैं, हम ना हॉस्पिटल में अंदर घुसन देती हैं। तो आप केंद्र प्रवासी से इसकी शिकायत करते हो नहीं? हाँ करते हैं, वो अनसुनी कर देते। मैडम उनके पास एक मैडम बैठी और वो मौली मैडम है ना, वो तो अंदर ही नहीं आने देती हैं। नाम लेके बता रही हूँ। क्या कहती हैं आपसे? आप ये कह देती बाहर रहो अंदर मत आओ, बाहर रहो। तो आप अपनी समस्या लेकर जाते हो तो ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता? घुसने देती है। और अब भी हम सुबह आए तो हम पर ऐसी ढूंढ के पड़ रही थी कि निकलो बाहर क्यों बैठी हो। जब आपने केंद्र प्रवासी से इसकी शिकायत की है तो आपको क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं मिला सर। तो आप इसमें क्या समाधान चाहते हो? अब ये समाधान चाहते हैं हम अच्छे बोले और हमसे जे भी अच्छे बोले, और हमारा काम आए तो हम गरीब लोगों को लाते हैं, या हिसाब से ही काम गरीब लोगों की मदद की जाए। भैया मैं तरौली की आशा हूँ, तरौली में कार्य करती हूँ मैं, और यहाँ में स्वास्थ्य केंद्र पे मैं अस्पताल पे आशा के रूप में कार्य करती हूँ। यहाँ से मेरा पेमेंट नहीं डलता है। अब ये 3 महीना से मेरे कोरोना में जो हम रात दिन घर पर जा कर के सर्वे कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मरीजों की भी देखभाल कर रहे हैं,
पोस्टर भी चिपका रहे हैं, उनकी जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से पैसे नहीं डालते हैं। कहते हैं कि बहन जी से बात करो। बहन जी ने मेडिकल ले रखा है, तो बहन जी मेडिकल की वजह से यहाँ पे आ नहीं रही हैं। बहन जी का क्या नाम है, कौन है? बहन जी हमारी ब्रजलता शर्मा। अच्छा, तो आपने उन्होंने मेडिकल ले रखा है अस्पताल में, यहाँ से अपने घर पर छुट्टी पे गई। कब से छुट्टी पर चल रही है वो? उन्हें 2 महीना हो गए। तो आपने पेमेंट के केंद्र प्रभारी से बोला है? हाँ, बहन जी से भी कही है, संगनी से भी कही है। डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब से मैंने कल फ़ोन करे तो फ़ोन डॉक्टर साहब ने उठाया ना। फिर आज सुबह यहाँ पे फ़ोन किया हमने, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद आना। हमने सर तो आप यहीं बता दो कितने बजे तक आएंगे, हम यहीं वेट कर लेंगे। तब मैं आऊँगा 2 बजे के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, 2 बजे के बाद आ जाएंगे। अब हम अस्पताल में, मेरी धूप में कहाँ बैठे, तो हम अंदर बैठ गए आप अस्पताल में। कितने लोग होंगे जिनका पेमेंट नहीं आया है? हमें और बाकी तो किसी की पता नहीं, लेकिन हमारा 10 का नहीं आया है। प्रदर्शन में ही ये अपनी समस्या लेकर के आई थी। पहले ये लोग वाउचर जमा नहीं कराते थे। पूर्व में जो यहाँ आसाम का काम देखते थे, उनके द्वारा बिना वाउचर में यही भुगतान करा दिया जाता था। अब इनसे वाउचर से मैं तरीके से, जिस तरीके से भुगतान होना चाहिए वो मांगा जा रहा है, तो इनके द्वारा जमा नहीं कराया गया है। और 25 से 30 के बीच में ही पोर्टल पर इनके कार्य को देखते हुए पैसा बुक कराया जाता है, जिससे इनका भुगतान किया जा सके। इनके क्षेत्र में बीपीएम द्वारा को कह दिया है कि क्षेत्र का सुपरविजन करके इनके कार्य की समीक्षा करें, उसके बाद वाउचर भरा करके जमा करा दें। जमा कराने के बाद इनका भुगतान करा दिया जाएगा। जिन जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने आपसे शिकायत की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? एएनएम इनके क्षेत्र में 3 महीने से आ नहीं रही है। हमने काफ़ी उनको चेतावनी दी है, तो उनके निलंबन की संस्तुति आज हम कर रहे हैं। बाकी जो इनके 1 साल का जो भुगतान हुआ है, किस आधार पर और कैसे हुआ है, उसके जांच के आदेश किए गए हैं। एएनएम का नाम क्या है? एएनएम ब्रजलता। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।